को तो ये लग रहा है ना तुम पढ़े लिखे निहायती बेवकूफ हो भाई, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तुम दूसरों को कहते हो ना कि अंगूठा छाप है, कहीं ना कहीं अंगूठा छाप भी तुमसे ज्यादा समझदार है। तो ये फंडा यहाँ पे जिसको लेकर मनीष कश्यप हर रोज लाइव आता है और एक कोने में दुबक कर वो चैलेंज भी करता है कि हमें गिरफ्तार करो, और वो बिहार में मौजूद भी नहीं है। जब जाना था कोयम्बटूर तो इसकी औकात नहीं हुई कोयम्बटूर जाने की, जब जाना था तिरुपुर तो इसकी औकात नहीं हुई तिरुपुर जाने की। तो कहता है आपको बिहार की शेरनी कहा जाता है, वहां उसकी बकार बंद हो जाती है, उसको बोल नहीं पाता है कि हम आपकी फिल्म चलने नहीं देंगे क्योंकि चाटुकारिता इसके जमीर में कूट कूट कर भरा हुआ। एक एग्जाम्पल आप उठा के बता दीजिए, जब किसी गरीब बच्ची की बेटी मर रही हो, जब किसी गरीब लाचार का बच्चा मर रहा हो और उसके पास ये इंसान गया हो और उसकी मदद की हो। नहीं, यहाँ पे रहकर आपको रिक्शा चलाने में शर्म आएगा, यहाँ पे रहकर आपको ठेला चलाने में शर्म आएगा, यहाँ पे रहकर आपको दूसरे के घर में काम करने से शर्म आएगा। अगर ये एफआईआर आज से 2 से 3 साल पहले हुआ होता ना तो शायद आज पत्रकारिता का साख बच जाता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अच्छा साख होता, और लोग गर्व से कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं। मतलब सारा कुछ घुमा फिरा के एक चीज पे अटक जाता है, वो है व्यूज, टीआरपी और पैसे का खेल। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, नाम तो सुने ही होंगे आप, बिल्कुल सुने होंगे क्योंकि ये नाम काफी चर्चे में रहता है और सुर्खियां बटोरते रहता है। आइए आज इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सच्चाई है जो आप लोगों के सामने में रखेंगे। आपको पता है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जो अपने आप को पत्रकार कहता है, वो या तो निहायती बेवकूफ है, या तो वो सठिया गया है, या तो वो पागल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। तमिलनाडु कांड से लेकर अब तक लगभग 3 से 4 एफआईआर उसके ऊपर हो चुका है, जिस एफआईआर होने के बाद से बेचारा बौखला गया है, और बौखलाने के बाद अपने पागलपंथी का हर एक रोज प्रमाण देते फिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया उसने कि आज हम उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चलिए शुरू से आज आपको बता ही देते हैं कि क्या कुछ हुआ और उसमें क्या कुछ होना चाहिए था, और वाकई में मनीष कश्यप जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता है वो क्या कर रहा है। तमिलनाडु की घटना को जिस प्रकार से उसने दिखाया वैसा कुछ था नहीं, जिसको ग्राउंड जीरो पर जाके हमने दिखाने का काम किया। और आपने देखा भी होगा हमारी वीडियो में भी नहीं, और भी बहुत सारे पत्रकार वहां गए थे और उस चीज को दिखाने का काम किए थे। सबसे पहली बात कि अगर तमिलनाडु में घटना हुई थी तो घटना की शुरुआत तिरुपुर से हुई थी। चेन्नई, तिरुपुर और कोयम्बटूर में घटना हुई थी, तो फिर मनीष कश्यप तिरुपुर और कोयम्बटूर क्यों नहीं गया? चेन्नई के रेलवे स्टेशन से एक वीडियो बनाकर वापस क्यों आ गया? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन शायद आप लोगों का ध्यान उस सवाल पे अभी नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग भी अंधभक्त बने हुए हैं मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार का, क्योंकि जो वो आपको दिखाता है वही आप देखना चाहते हैं। उसके पीछे की सच्चाई जानने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ती है, लेकिन वो सच्चाई आज आपको जानना पड़ेगा और हम बताएंगे। चाहे आप हमें बुरा कहिए चाहे सही कहिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आज हम ये सच्चाई नहीं बताएंगे ना तो उस जंजीर से, उस जाल से जो लोग जकड़े हुए हैं ना, शायद वो नहीं निकल पाएंगे। हम गाली नहीं देंगे उस इंसान को क्योंकि हमारे अंदर वो है नहीं। हम जब भी कहेंगे इज्जत से ही मनीष कश्यप, जो कि अपने आप को पत्रकार कहता है लेकिन पत्रकार है नहीं। अब आइएगा दूसरे मुद्दे पे। जब वो वहां पे जाता है चेन्नई में तो वो वीडियो बनाता है ट्रेन का, और ट्रेन में दिखाता है कि कैसे बिहारी मजदूर वहां से पलायन कर, मतलब वो भागे भागे डर से यहाँ पे आ रहे हैं। तो भैया ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जब बिहारी मजदूर ट्रेन में ठंस के बिहार आ रहे हैं। ये बरसों से चला आ रहा है। अब पिछले 5-7 दशक पीछे चले जाइए, हमेशा से बिहारी मजदूर इसी प्रकार से ट्रेन में ठस के आते हैं। ट्रेन के डब्बे में पैर हटाने तक की जगह नहीं होती है और उसमें बैठकर वो लोग आते हैं। इनफैक्ट बाथरूम में बैठकर बिहारी मजदूर आते हैं, और अगर वो आते हैं तो इसमें सरकार से ज्यादा वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो उसी के लायक हैं। अगर वो उसके लायक नहीं है तो फिर वो सरकार से सवाल आज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं अपने अधिकार को वो मांग रहे हैं? और अगर जब उनको अपना अधिकार नहीं चाहिए तो फिर क्या फायदा उनके लिए चिल्लाकर? क्यों हम उनके लिए चिल्लाए?
जब उनको खुद का एहसास नहीं है, उनकी ताकत का एहसास नहीं है। अरे भैया, जो मजदूर है, जब आप दूसरे शहर में जाकर दूसरे कंपनी वालों को लाखों करोड़ों का मुनाफा दे सकते हैं, तो क्या वो मजदूर बिहार में रहकर बिहार सरकार से अपनी मांग नहीं कर सकते? तो लानत है आप लोगों पे बिहारी होने पे। और सही है जो आप लोगों के नाम पे लोग घिन मानता है, आप लोगों को लोग शर्म की नजर से देखता है, बिहारी के नाम से लोग शर्मिंदा होना पड़ता है हर जगह। तो वो सही है, क्योंकि आप वही डिजर्व करते हैं। अगर आप वो डिजर्व नहीं करते तो जितना मेहनत आप दूसरे शहर में जाकर दूसरे की कंपनी के लिए करते हैं, दूसरे की फैक्ट्री के लिए करते हैं, उतनी मेहनत आप अपने शहर में रहकर कर सकते हैं और उससे ज्यादा अच्छे से आप यहाँ पे जी कर रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार ही उठकर दूसरे शहरों में चला गया है, यहाँ पे भी रहकर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे रहकर आपको रिक्शा चलाने में शर्म आएगा, यहाँ पे रहकर आपको ठेला चलाने में शर्म आएगा, यहाँ पे रहकर आपको दूसरे के घर में काम करने से शर्म आएगा। लेकिन वही काम शान से आप दूसरे शहर में जाकर करिएगा तो दूसरे शहर वाले क्यों आपको इज्जत की नजर से देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे, और बिल्कुल जायज है, कहीं से भी गलत नहीं है। बात कर रहे थे सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप पे, तो आइए भैया छड़ा उन पे भी आते हैं। जैसे ही उन पे एफआईआर हुआ, बेचारे बौखला गए और चैलेंज कर दिए तेजस्वी यादव को कि आपको सीएम 2024 में नहीं बनने देंगे हम, क्योंकि आपने मेरे ऊपर एफआईआर करी। उसका अहंकार तो देखिए कि मतलब मेरे ऊपर आपने एफआईआर कर दिया और अगर मैं जेल चला गया तो मैं आपको बनने नहीं दूंगा। ये स्टेटमेंट आता है उनका। एक सवाल, बहुत सिंपल सा सवाल है, जरा ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन? नीतीश कुमार। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास? नीतीश कुमार के पास। बिहार में बिहार पुलिस काम किसके इशारों पे करती है? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार यानी कि नीतीश कुमार के कहने पे। तो भैया यहाँ पे तेजस्वी यादव का क्या रोल है, जो वो इंसान हर रोज लाइव आकर तेजस्वी यादव को टारगेट करता है और हर रोज तेजस्वी यादव को चैलेंज करता है? आइए हम आपको बताते हैं। रीजन है फेमस होने के लिए, रीजन है यह साबित करने के लिए कि हम आरजेडी का विरोध करते हैं, रीजन है बीजेपी को अपने चंगुल में लेने का, बीजेपी को खुश करने का, जिसकी वजह से हर रोज वो इंसान लाइव आकर तेजस्वी यादव को टारगेट करता है। क्योंकि इतनी राजनीति तो आप भी समझते होंगे कि अगर हमें बीजेपी वाले को अच्छा दिखाना है तो आरजेडी वाले को 4 गाली दे देंगे, बीजेपी वाले हमें अच्छा कहेंगे। अगर हमें आरजेडी को अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो बीजेपी को 4 गाली दे देंगे, आरजेडी के लिए हम बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसा आज से नहीं, सदियों से होता आ रहा है। आप हमसे बड़े होंगे तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस इन बातों का होगा, ये मुझे पता है भली भांति। तो ये फंडा यहाँ पे जिसको लेकर मनीष कश्यप हर रोज लाइव आता है और एक कोने में दुबक कर वो चैलेंज भी करता है कि हमें गिरफ्तार करो, और वो बिहार में मौजूद भी नहीं है। इसलिए नहीं मौजूद है कि वो सिर्फ वीडियो बना के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो बरसों से करता आया है ना, वो आज भी कर रहा है। और तेजस्वी यादव के नाम पर वो टीआरपी बटोरना चाहता है। जब लोग उसके नाम लेकर विरोध करते हैं ना, तो वो कहता है कि मेरे नाम लेने से लोगों को व्यूज मिलने लगा है, मैं एक व्यूज का जरिया बन गया हूं। तो भैया आप किस खेत की मूली हो? आप भी तो लोगों को व्यूज का जरिया बना रहे हो। कभी आप अक्षय कुमार को व्यूज का जरिया बनाते हो, कभी आप सलमान खान को व्यूज का जरिया बनाते हो, कभी आप तेजस्वी यादव को व्यूज का जरिया बनाते हो, कभी आप अक्षरा सिंह को व्यूज का जरिया बनाते हो। लेकिन जब उसके सामने जाते हो तो आप भीगी बिल्ली बन जाते हो। ये चीज हाल ही में हुआ है, याद करिए। कुछ दिन पीछे चले जाइए, लाल सिंह चड्ढा मूवी आने वाली थी आमिर खान की, जिसकी पुरजोर विरोध किया था इस शख्स ने, यही मनीष कश्यप तथा कथित चाटुकार जो पत्रकार है, पुरजोर विरोध किया था इसने। और वहां पे अक्षरा सिंह ने सपोर्ट किया था और अक्षरा सिंह ने कहा था कि सर मैं इस फिल्म को बिहार में चलवाऊंगी। तब ये इंसान कहता है कि उसकी औकात नहीं है कि वो फिल्म यहाँ पे चला ले और अक्षरा सिंह की फिल्म हम यहाँ चलने नहीं देंगे। लेकिन वही इंसान जब जाता है अक्षरा सिंह के पास इंटरव्यू करने के लिए तो कहता है आपको बिहार की शेरनी कहा जाता है। वहां उसकी बकार बंद हो जाती है, उसको बोल नहीं पाता है कि हम आपकी फिल्म चलने नहीं देंगे, क्योंकि चाटुकारिता इसके जमीर में कूट कूट कर भरा हुआ। चाटुकारिता मुझे लगता है मुझे बोलना नहीं चाहिए अब शब्द है ये बात, लेकिन हमें लगता है ना कि इसके रगों में चाटुकारिता का ही खून दौड़ रहा है जो वो रिप्रेजेंट करता है। खेसारी लाल यादव के बारे में विरोध करता है, अश्लीलता का विरोध करता है, लेकिन उसी खेसारी लाल यादव से मिलने ये शख्स गया था जब नर्मदा मल्ला के साथ गाना आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस दिन भी ये बंदा उससे मिल के आता है
और एक बार भी ये सवाल नहीं करता है कि आखिर भोजपुरी में इतनी अश्लील हीरोइन को क्यों लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे इसको चाटना था, चाटुकारिता तो इसके रगों में पहले से था। और एक नहीं, 1000 सवाल है, 1000 उदाहरण है, और वो भी प्रमाण के साथ जो हम आपके सामने रख सकते हैं कि वो वहां पे मौजूद था जहाँ पे गलत हो रहा था और इसकी औकात नहीं थी वहां आवाज उठाने की। लेकिन आम पब्लिक के सामने ये चिल्लाकर ये प्रदर्शित करना चाहता है कि हम आपकी आवाज हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब जहाँ पे आवाज उठानी चाहिए वहां इसकी बोलती बंद हो जाती है। जब जाना था कोयम्बटूर तो इसकी औकात नहीं हुई कोयम्बटूर जाने की। जब जाना था तिरुपुर तो इसकी औकात नहीं हुई तिरुपुर जाने की। ये चेन्नई से चिल्लाकर, चेन्नई स्टेशन से चिल्लाकर वापस आ गया, क्योंकि पहले से ही पुलिस इसके वीडियो को लेकर इसके पीछे पड़ा हुआ था। इसकी औकात नहीं हुई वहां मजदूरों के पास पहुंचकर उसकी आवाज बनने की। और आगे बात तमिलनाडु में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और ए से लेकर जेड तक बताएंगे कि आखिर घटना की शुरुआत कहां से हुई, क्यों हुई और क्या सच्चाई थी उस घटना की। लेकिन उससे पहले इस चाटुकार का खुलासा होना बहुत जरूरी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का कोशिश करिएगा। ये महज एक प्रोपगेंडा है 2024 और 25 में चुनाव लड़ने का और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। इतने दिनों से ये चिल्ला रहा है। एक एग्जाम्पल आप उठा के बता दीजिए, जब किसी गरीब बच्ची की बेटी मर रही हो, जब किसी गरीब लाचार का बच्चा मर रहा हो और उसके पास ये इंसान गया हो और उसकी मदद की हो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसके पास जाता है ना जो वायरल होता है, जो पॉपुलर होता है, जहां जाने से इसकी रोजी रोटी चलती है, जहां जाने से इसको टीआरपी मिलती है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आयंस का मुद्दा में क्या हुआ वो आप पूरा बिहार जानता है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। एक छोटा बच्चा हमारे ऑफिस पे आया था। वो बच्चा मनोज पासवान नाम का था, उसका बेटा मात्र 2.5 लाख का उसका ऑपरेशन होना था। वो बच्चा अभी सही सलामत है, मुंबई में उसका ऑपरेशन भी हुआ। और फर्स्ट टाइम मैंने उसका वीडियो बनाया, उसने मुझे कॉल किया, मैसेज किया, वो चीजें भी हम आपको अभी दिखाएंगे। उसने कॉल किया, मैसेज किया और कहा कि मैडम आप लोगों की बदौलत आज मेरा बच्चा जिंदा है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अगर वो फ्रॉड रहता तो शायद वो ये चीजें नहीं होती, और हर चीज का प्रमाण है हमारे पास। लेकिन जिस बच्चे का, आयंस का, जिसका इसने आवाज उठाया था, आज तक कभी कुछ नहीं हो पाया और ना ही उसकी असलियत सामने आ पाई। अभी भी वो शक के घेरे में है वो बच्चा, और उसके माँ बाप कोई गरीब नहीं थे, ये सब जानता। उसका बाप पे फ्रॉडगिरी का चार्ज था। कोई गरीब जो होता है ना, इतना शातिर नहीं होता है, तो इतना बड़ा फ्रॉडगिरी का केस उसके ऊपर था। दूसरा एग्जाम्पल, दीपक रिक्शा वाले को इसने पॉपुलर करने का कोशिश किया, उसके लिए फंडिंग करवाया। उसका भाई एक नंबर का निहायती बदतमीज है, वो भी हम आपको वीडियो फुटेज में दिखाएंगे, जो कहता है कि मैं दिल्ली से एमएससी किया हुआ हूँ, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी से। तो भाई जिसकी औकात है दिल्ली की यूनिवर्सिटी से एमएससी करने का, उसके लिए चंदा जमा करवाने की क्या जरूरत है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। जिसकी बहन एक न्यूज चैनल में एडिटर हो, वो अपने पैर पे खड़ी होने के लिए सक्षम हो, पढ़ी लिखी हो, उसकी शादी के लिए चंदा जमा करवाने की क्या जरूरत है, इसका भी जवाब आप दीजिएगा। बात करते हैं, सलोनी जब वायरल होती है तो उसके घर पे जाके खाना खाता है, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी एक एक चीजों को दिखाता है, और लास्ट में एक मोबाइल फोन थमा देता है। जहां ये इनकम करता है 1 लाख, वहां 10 लाख रुपया बांट के पॉपुलैरिटी कमा के अपने आप को बेस्ट बता के वहां से निकल लेता है। लेकिन उसके बाद सलोनी के साथ क्या हुआ नहीं हुआ उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और ये कोई पहला मुद्दा नहीं है, हजारों ऐसा एग्जाम्पल है। गया था ना वहां पे बीपी मंडल को न्याय दिलाने के लिए, बोला था कि 1 लाख रुपया मैं दिया हूं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो कहाँ न्याय मिला बीपी मंडल को? मिला न्याय? नहीं मिला, और मिलेगा भी नहीं, मुझे पता है। एक नहीं, जहां का भी आप इसका मुद्दा उठा के देख लीजिए, ये तब तक वहां रहता है जब तक वो वायरल रहता है मैटर, और जब तक इसके चैनल पे उस पे व्यूज जाता है। मतलब सारा कुछ घुमा फिरा के एक चीज पे अटक जाता है, वो है व्यूज, टीआरपी और पैसे का खेल, राजनीति का खेल, जिसमें ये 1 नंबर का माहिर है। और जो भी इसके खिलाफ बोलता है एक ही जवाब देके ये पतली गली से निकल लेता है कि मेरा नाम लेके व्यूज बटोरने का काम कर रहा है। तो कान खोल के सुन लीजिए मनीष कश्यप, उसमें सबसे बड़े माहिर आप हैं, और आप ये सबसे ज्यादा ये खेला खेलते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। क्योंकि कहा जाता है जो इंसान जैसा होता है उसकी सोच वैसी होती है। और एक नहीं, जब इसको आवाज ही उठाना था, पटना में पड़ी हुई थी रेखा जिसका हाथ काट दिया था, महावीर संस्थान में जिसका हाथ काटा गया था, तब इसकी आवाज, तब इसकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? क्यों नहीं गया था रेखा के पास उसका आवाज बनने के लिए? नहीं जाएगा, ये इसकी औकात नहीं है वहां पहुंचने की, क्योंकि महावीर संस्थान के खिलाफ आवाज निकालने के लिए इसकी औकात नहीं है, इसके गुर्दा में ना जुबान नहीं है बड़े के खिलाफ आवाज निकालने के लिए।
आइए एक और एग्जांपल आज आपको क्लियर ही कर देते हैं, जब हम आपको इतना बात बता ही दिए हैं। तो सबसे ज्यादा इसका वीडियोज आप देखते होंगे इंजीनियर पे, जो कि इंजीनियर की ये रिलाई करते हुए नजर आता है और बोलता है कि मैं इंजीनियर का रिलाई करता हूं क्योंकि मैं एक बड़ा इंजीनियर हूं। हमको तो ये लग रहा है ना, तुम पढ़े लिखे निहायती बेवकूफ हो भाई, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तुम दूसरों को कहते हो ना कि अंगूठा छाप है, कहीं ना कहीं अंगूठा छाप भी तुमसे ज्यादा समझदार है। ये बार बार टारगेट करता है इंजीनियर को, हमेशा कहता है कि बिहार में इंजीनियर की रिलाई करते हैं, लेकिन आज तक आपने एक वीडियो इस बंदे का देखा है जब ये जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट की चीजों को दिखा रहा होता है। आप जानते हैं बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज तो है, लेकिन उसकी पढ़ाई आज तक नहीं मिल पाती है वहां के बच्चों को। न वहां लैब की व्यवस्था होती है, न वहां लेबोरेटरी होती है, कुछ भी सही ढंग से नहीं होता। और 4 साल में बच्चे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सीखते हैं, प्रैक्टिकल का नामो निशान नहीं होता है, और होता भी है तो 10% होता है, 90% फ्लॉप होता है, और सिर्फ डिग्री मिलती है बच्चों को। तो जिस बच्चों को सिर्फ डिग्री मिलेगा उस बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे? आज तक इस बंदे ने नहीं दिखाया है कहीं पे भी जाकर कि हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में रियलिटी में पढ़ाई होता है कि नहीं होता। लेकिन हाँ, इंजीनियर को रिलाई जरूर करेगा। ये क्यों करेगा उसका भी एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर इंजीनियर कोई चीज बनाया, ठीक है, वो चीज टूट गया, उसने गलती करी। आप एक बात बताइए, आपको एक छोटा सा घर बनाना, हमने आपको 500 रुपया दिए, आपने घर बनाया। किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको घर बनाने के लिए 5000 रुपया दिया, आपने घर बनाया। तो 500 रुपये वाला घर ज्यादा दिन टिकेगा या 5000 रुपये वाला घर ज्यादा दिन टिकेगा? और 500 में भी आपको आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको एनी हाउ बनाना है, और 5000 वाले में भी आपको बनाना है। तो इसमें आपकी गलती या मेरी गलती, एक बार समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर कहीं पे भी फंडिंग पास होता है, कहीं पे भी इंजीनियर को बोला जाता है बनाने के लिए, तो फंडिंग इंजीनियर नहीं करवाता है, ये बात हर लोग जानता है। फंडिंग उस क्षेत्र के विधायक, उस क्षेत्र के एमएलए, एमपी, ये सारे लोग करवाते हैं, लेकिन इसकी औकात नहीं है उस एमपी और एमएलए पे आवाज उठाने की, क्योंकि उसके लिए इसके गुर्दा में जवान नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ चिल्लाते हुए नजर आएगा गरीबों पे, रिक्शा चालक पे, ऑटो चालक पे, छोटे छोटे लोगों पे, इसलिए ना कि उस लोग की उतनी औकात नहीं होती है कि इसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। जब भी ये चिल्लाता है ना, तो एक निम्न वर्ग के लोगों पे चिल्लाता है, उसको मारता है। अरे भाई साहब, आपको अधिकार किसने दिया वहां पे जज बनने के लिए? वो किसी भी प्रकार से चला रहा, उसको सजा देना कानून का अधिकार है, और कानून है हमारे देश में, हमारे राज्य में। ऐसा नहीं है कि तुमको जज बना दिया गया है और तुम जाके किसी रिक्शे वाले को पीटो, किसी ठेले वाले को पीटो, और किसी को भी सरेआम गाली दो। तुमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है, और तुम्हारी इसी हरकत की वजह से आज तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुआ है, और जो बिल्कुल सही हुआ। तुमको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। अगर ये एफआईआर आज से 2 से 3 साल पहले हुआ होता ना, तो शायद आज पत्रकारिता का साख बच जाता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अच्छा साख होता, और लोग गर्व से कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, क्योंकि आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को वैल्यू नहीं दिया जाता, वो भी तुम्हारी वजह से। न एक तो तुम्हारी बोलने की शैली नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और खुद को पत्रकार कहते हुए तुमको शर्म भी नहीं आता है। तुम्हारी वजह से पत्रकारिता बर्बाद हो रही है, बदनाम हो रही है। अच्छा यही होगा, तुमको बहुत शौक चढ़ा है राजनीति करने का, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, राजनीति में चले जाओ और पत्रकारिता को बख्श दो। देश का चौथा स्तंभ माना जाता है पत्रकारिता को, और लोग मतलब बिना किसी स्वार्थ के आंख बंद करके पत्रकारिता पे भरोसा करते हैं, और उस भरोसा को तोड़ने का अधिकार तुमको किसी ने नहीं दिया। और तुम्हारी इस हरकत से अगर टूटी तो ये रिलाई, तुम रिलाई लोगों की करती हो, तुम करते हो, तुम्हारी रिलाई जारी रहेगी। बदले में तुमको जो करना है तुम भी कर लो, बाकी कुछ नहीं करेंगे। जनता है, समझने का एक बार जरूर कोशिश करिएगा। हमको पता है बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारा गलत कमेंट करेंगे, ये भी लिखेंगे कि तुम फेमस होने के लिए उसका नाम ले रही हो। भैया, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके सोच को सलाम है, आप वही सोचिए। अगर सच दिखाने से ये सुनने को मिलता है तो हमको वो भी मंजूर है। आप कहिए, हम सुनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको तमिलनाडु की पूरी सच्चाई दिखाएंगे प्रूफ के साथ।